नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने उसके महत्वपूर्ण स्थलों और उसकी विशेषताओं के बारे में और उसकी खोज किसने करी इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम क्रक्स के रूप में एक महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में वो होगा काल निर्धारण के संबंध में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के निर्धारण के संबंध में विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। हालांकि आप इस सभ्यता को आप तीन हिस्सों में बांटकर देख सकते हो। तीन हिस्सों में बांटकर पढ़ने का मतलब क्या है? तीन हिस्सों का मतलब यह है कि भाई सभ्यता विकास के फेज से गुजरी। पहले बिल्कुल मतलब आप ऐसे समझिए, विकास की पूर्व अवस्था जिसको आप क्या कहते हो, प्री हड़प्पन टाइम कह सकते हो। प्री हड़प्पन टाइम कह सकते हो। दूसरा आप कह सकते हो मेच्योर हड़प्पन कह सकते हो, टाइम कह सकते हो। और फिर प्री मतलब कि ये विकसित होने की पहले की अवस्था, ये वाली अवस्था विकसित होने की, और ये पतन की अवस्था। पतन का मतलब लेटर, बाद की अवस्था, लेटर हड़प्पन पीरियड कह सकते हो, हड़प्पन पीरियड। अब तीन हिस्सों में बांटकर पढ़ सकते हो। विद्वान ये अंदाजा लगाते हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका काल अगर हम कहें तो लगभग 3500 बीसी बिफोर कॉमन इरा से स्टार्ट होकर लगभग लगभग कितना 1800 बीसीई तक चलता है। मतलब यहां से 3500 बीसीई से स्टार्ट होता है और ये लगभग लगता है, इसको मान लीजिए 1000 साल लगते हैं विकसित होने में, तो 2500 बीसीई में विकसित होने शुरू होती है। और ये अवस्था लगभग 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 कितना चलती है, 700-800 साल तक चलती है। और 1800 बीसीई के बाद क्या होता है, इसका पतन होना शुरू हो जाता है। पतन पतन के ढेर सारे कारण पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि मोटे मोटे शब्दों में कहें, कार्बन डेटिंग C14 के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे बातचीत करें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य टाइम पीरियड है वो कितना है, 2350 1750 बीसी। मतलब 2350 बीसीई से लेकर 1750 बीसीई, ये टाइम पीरियड है जो सब लोगों ने लगभग लगभग स्वीकार किया है। और कार्बन C14 की डेटिंग के अकॉर्डिंग हमको ये टाइम पीरियड मिला है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, तो आप कहोगे 2350 बिफोर कॉमन इरा से लेकर 1750 बिफोर कॉमन इरा तक है। ठीक है, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, अगली बातचीत करें, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे सबसे पहली चीज पढ़ेंगे नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली विशेषता क्या देखने को मिलती है, नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में अगर बातचीत करी जाए तो फिगर के माध्यम से समझिए, नगर मुख्यतः दो हिस्सों में बटा होता था। एक होता था दुर्ग वाला छोटा इलाका और एक होता आम जनता के लिए जो बड़ा इलाका। इसको दुर्ग बोलते थे, इसी को सिटाडेल भी बोलते थे, सिटाडेल भी बोलते थे। ये किसके लिए होता था, तो हम कहेंगे ये वाला इलाका शासक वर्ग के लिए होता था। यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण इमारतें जैसे अन्नागार, अन्नागार, स्नानागार, स्नानागार जैसी महत्वपूर्ण इमारतें देखने को मिली। और दूसरा ये निचला क्षेत्र होता था, ये निचला क्षेत्र होता था। निचले क्षेत्र में क्या होता था, तो निचले क्षेत्र में आम जनता निवास करती थी। ये किसके लिए था, तो हम कहेंगे आम जनता के लिए यह क्षेत्र था। तो दो क्षेत्रों में मुख्यतः क्या था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहर थे वो कितने में, दो हिस्सों में बटे थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला क्षेत्र या आम जनता के लिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद मिले। पहला अपवाद क्या मिला है, पहला अपवाद है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो पहला अपवाद है। इसके अपवाद के बारे में बातचीत करें, अपवाद में क्या होगा कि भाई ये संभव है कि नगर जो है दो हिस्सों में ना बटा हो, एक भी हिस्से में ना बटा हो, तीन हिस्सों में बटा हो, एक हिस्से में बटा हो। अपवाद का मतलब ये, तो अपवाद में पहला आता है चनहूदड़ो में देखने को मिलता है भैया कोई किलाबंदी नहीं थी। पहला चनहूदड़ो में क्या था, चनहूदड़ो में कोई किलाबंदी नहीं थी, कोई किलाबंदी नहीं थी।
किलाबंदी नहीं थी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में कोई किलाबंदी देखने को नहीं मिली? 4 ऑप्शन दे देता है आपको, उसमें चनहूदड़ो टिक करके आना रहेगा। दूसरे के बारे में बातचीत करें, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है भैया धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा जो है वो 2 हिस्सों में ना बटकर कितने में बटा था? धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा था। ये कल की भी क्लास में होता। एक था गढ़ क्षेत्र, दूसरा था मध्य क्षेत्र, और तीसरा क्या था? तीसरा हम कहेंगे सामान्य क्षेत्र, आम क्षेत्र कह सकते हो, और या फिर इसको क्या कहोगे? निचला क्षेत्र या निचला शहर। तो पहला एग्जाम्पल अपवाद क्या है? तो हम पहला चनहूदड़ो अपवाद है, और दूसरा अपवाद क्या है? धौलावीरा। तीसरे अपवाद के बारे में बातचीत करें, इसी में तीसरे अपवाद के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो क्या है? हम कहेंगे लोथल, सुरकोटदा और सुतका गेंडोर में शहर एक ही भाग में। लोथल के साथ साथ कौन सा? लोथल के साथ साथ सुरकोटदा और सुरकोटदा के साथ साथ में सुतका गेंडोर। ये देखोगे तो ये शहर एक ही भाग में है। यहां पर 2 हिस्से देखने को नहीं मिलेंगे, एक ही भाग में देखने को मिलेगा। समझे? एक ही भाग में ये शहर आपको क्या है? देखने को मिलेगा। आगे चलते दूसरा, अगली बातचीत करें। देखिए अब प्रश्न उठता है कि दुर्ग क्यों बनाए गए, किलाबंदी क्यों की गई? मतलब अगर हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता में जो किलाबंदी की गई नगरों की, इसके क्या कारण थे? तो कहते किलाबंदी के 2 कारण थे। पहला कारण है भैया बाह्य आक्रमण से बचना। बाह्य आक्रमण से क्या होना? सुरक्षा होना। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, कि भाई कोई आएगा तो कम से कम दीवार बनी हुई मिलेगी, किला बना हुआ मिलेगा तो सुरक्षा हो जाएगी। और दूसरा क्या कह सकते हैं? बाढ़ से बचना। बाढ़ जैसी घटनाएं ना घटित हो, बाढ़ जैसी घटनाएं आए तो कम से कम शहर के लोग क्या हो? सुरक्षित हो। तो किलाबंदी इसलिए की जाती थी। ठीक है, अब आगे हम चलते, दूसरा हम सड़कों के बारे में बातचीत करते। दूसरी विशेषता जो है वो सड़कों के बारे में बातचीत करें, रोड के बारे में बातचीत करें। रोड शतरंज नुमा थी। कैसी थी? शतरंज नुमा थी। इसी को हम ग्रिड प्रणाली पर कहते हैं। रोडें, सड़कें जो थी वो कैसी थी? ग्रिड प्रणाली पर बनाई गई थी। अब ग्रिड प्रणाली का मतलब एक ग्राफ के माध्यम से बनाए, ऐसे ये सड़क हो गई। ठीक, ये उत्तर दक्षिण, अब इसी को काटती हुई पूर्व पश्चिम, इसी को काटती हुई पूर्व पश्चिम। ये सड़कें कैसी? एक जाल की तरीके से, जैसे आप देखते हो ना, जो आपका शतरंज होता है, शतरंज के नुमा से। अब इसके चारों, अब ये सड़क है, यहाँ पर घर मिलेगा, यहाँ पर घर मिलेगा, ये घर मिलेगा, ये घर मिलेगा, ये ऐसे घर मिलेंगे, या ऐसे में ही ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे घर मिलेंगे आपको। ठीक, ये घर देखने को मिलेंगे। तो सड़कें क्या थी? सड़कें शतरंज नुमा थी और एक दूसरे को क्या करती थी? ग्रिड प्रणाली पर, समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी? तो समकोण पर काटती थी। ठीक है, प्रायः सड़कों का जो निर्माण है वो कच्ची सामग्री से किया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं वो पक्की मिली है। तो प्रायः सड़कों का निर्माण कच्ची सामग्री से किया जाता था। किया जाता था। ठीक है, लेकिन मोहनजोदड़ो की सड़कें पक्की मिली है। सड़कें कैसी मिली हैं? तो अपवाद स्वरूप मोहनजोदड़ो की सड़कें देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? मोहनजोदड़ो की सड़कें जो हैं वो पक्की दिखाई पड़ेंगी, पक्की मिलेगी। ठीक, सड़कें कैसी थी? शतरंज नुमा बनी हुई थी, ग्रिड प्रणाली पर बनी हुई थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, और सड़कें मुख्यतः कच्ची सामग्री से बनती थी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है सड़कों के बारे में? तो हम कहेंगे सड़कें जो है, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो पक्की बनी हुई। ठीक, तो ये सड़कों के बारे में बातचीत हो गई। अगला है आवास निर्माण। तीसरी विशेषता हम बातचीत करें आवास के बारे में।
आवास निर्माण के बारे में अब हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। आवास निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े मैच्योर थे। उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। उपयोगितावादी का मतलब क्या है? उपयोगितावादी दृष्टिकोण का मतलब है जितने की जरूरत है उतना ही निर्माण। घर एक मंजिल का भी होता था, ठीक, दो मंजिल का भी होता था, दो मंजिला भी होता था, और इसके साथ साथ हम कहें तो बहुमंजिला भी इमारतें मिली। बहुमंजिला इमारतें भी क्या हुई? बहुमंजिला इमारतें भी मिली, ठीक, बहुमंजिला इमारतें भी मिली। लेकिन ध्यान समझना, घरों में मूलभूत सुविधाएं थी। मूलभूत सुविधाओं में बातचीत करें, जैसे भाई आंगन घर में मिलेगा, आंगन के साथ साथ देखोगे शौचालय मिल जाएगा, शौचालय के साथ साथ अगर आपसे बातचीत करें तो स्नान घर मिल जाएगा, स्नान घर मिल जाएगा। स्नान घर के साथ साथ अगर हम और आपसे बातचीत करें तो और क्या मिलेगा? आप देखोगे यहाँ पर स्नान घर के साथ साथ जैसे मान लीजिए कमरे मिल जाएंगे, कमरों के साथ साथ भंडार रूम मिल जाएगा, स्टोर रूम जो होता था, भंडार कमरा मिल जाता था आदि। ये सारी चीजें आपके घर में उपस्थित होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में ये सारी चीजें उपस्थित होती थी। बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें, सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों का निर्माण था वो कच्ची ईंटों से किया जाता था। घरों का निर्माण कैसे किया जाता था? कच्ची ईंटों से किया जाता था। लेकिन अगर हम आपसे बातचीत करें, ध्यान समझिएगा, सामान्यतः जब हम आपसे बातचीत करें तो एक मिनट रुकिएगा, लिखते चले। सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में कच्ची नहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका अपवाद है कालीबंगा। और कालीबंगा में अगर आप देखोगे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ घर निर्माण में। कालीबंगा में इसका अपवाद क्या है? इसी में पेन चेंज करके लिख लेते हैं एक पॉइंट। अपवाद में बातचीत करें, अपवाद क्या है? तो कालीबंगा में आवास निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो सामान्यतः सभी शहरों के घर कैसे मिले हैं? पक्की ईंटों के बनाए गए थे। पक्की ईंटों के बनाए गए थे। लेकिन सिंधु घाटी के बारे में जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घर थे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो पक्की ईंटों के बनते थे। लेकिन कालीबंगा अपवाद मिला है। और कालीबंगा के बारे में बातचीत करें तो कालीबंगा में क्या हुआ है? कालीबंगा के घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया। कच्ची ईंटों से किया गया। कालीबंगा में घरों का निर्माण कैसे हुआ? कच्ची ईंटों से किया गया। ठीक है। तो और घरों में सब कुछ होता था भैया, बाथरूम, किचन, है ना, स्नान घर, यहीं पर किचन भी लिख लो। आंगन के साथ साथ किचन छूट गया ना, किचन भी था। किचन भाई, किचन के बिना खाना कैसे मिलेगा? ये सारी चीजें होती थी। ठीक। घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अनुसार कमरे, 20 लोग हैं तो 20 लोगों के अनुसार कमरे, 2 लोग हैं तो 2 लोगों के अनुसार घर। मतलब उपयोगितावादी दृष्टिकोण इसमें रखा गया था। ठीक। आगे चले, घरों की एक और विशेषता थी। अगली क्या विशेषता है? घर जो थे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। क्यों मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे? नहीं खुलते थे। क्यों नहीं खुलते थे भैया? सबसे बड़ा खतरा, बच्चे घर में होंगे, तुरंत भागेंगे दरवाजा खुला देखते ही, और भागेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना। तो मुख्य सड़क की विपरीत दिशा में क्या मुख्य सड़क की विपरीत दिशा में आपके घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलते थे। दूसरी बात, हवा भी। धूल युक्त हवा चलती है, आपको पता है, सीधा घरों में घुसेगी सड़क से। अब उल्टा डायरेक्शन में रहेगा दरवाजा तो घुस नहीं पाएगी, साफ सफाई का भी ध्यान रहेगा। और लेकिन इसका भी अपवाद मिला। इसका अपवाद कहें तो हम कहेंगे लोथल के जो दरवाजे थे, लोथल
इसका अपवाद क्या है? तो लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, समझे? लोथल के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुल रहे हैं, बाकी बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के जो दरवाजे हैं, घरों के मुख्य दरवाजे हैं, वो सब पीछे की ओर सड़क की दूसरी डायरेक्शन में खुलते थे। ठीक है, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें, अगले पॉइंट्स के बारे में बातचीत करें, अगला है नाली के बारे में पढ़ने चले। किसके बारे में? नालियों के बारे में। नालियों की सबसे अच्छी विशेषता थी कि नालियां ढकी हुई होती थी। नालियां कैसी थी? नालियां ढकी हुई होती थी। नालियां ढकी होने का क्या मतलब है? देखो, अब अगली विशेषता जो हम पढ़ने चले वो नालियों के बारे में। नालियों के बारे में देखो, ऐसे होता था, सोख्ता हो गया, सोख्ता हो गया, सोख्ता हो गया, ऐसे। ये ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई, यहां से पानी जाता था, यहां पर कचरा इकट्ठा होता था, फिर पानी जाता था, फिर जो कचरा इधर बचा यहां इकट्ठा हुआ, फिर पानी निकला, कचरा यहां इकट्ठा हुआ, फिर पानी, इस तरीके से। मतलब ध्यान समझ, कितना बढ़िया एक प्रकार से दृष्टिकोण था नालियों को बनाने का। साफ सफाई का कितना ध्यान। अब पूरी नाली की सफाई करने की जरूरत नहीं, बस इतना सीवर वाला हिस्सा खोला, इसी को निकाल लिया, इसी का कचरा निकाल के बाहर कर दिया, साफ सफाई हो गई, सबकी हो गई ना। नालियां जो है वो बड़े बड़े पत्थरों से ढकी रहती थी। नालियों के बारे में बातचीत करें तो हम कहेंगे नालियां बड़े बड़े पत्थरों से ढकी रहती थी, ढकी रहती थी। नालियों के निर्माण में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे पक्की ईंटों के साथ साथ देखोगे चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों, चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। मतलब नालियां किससे बनती थी? पक्की ईंटों से बनती थी, और पक्की ईंटों में चूना, जिप्सम, इसका प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ सोख्ता की बातचीत करें, ये क्या है? तो नालियों में देखेंगे तो सोख्ता भी बनाया जाता था। सोख्ता क्यों? सोख्ता इसलिए ताकि वो कचड़े को क्या करे? कचड़े को इकट्ठा करे, कचड़े को इकट्ठा कर सके, समझे? आगे चले, नेक्स्ट की बातचीत करें, अगली बातचीत करें। अगला जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समाज की बातचीत करने चले। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? समाज के बारे में जब हम आपसे बात करेंगे, समाज के बारे में क्या? समाज मूलतः समता मूलक दिखाई देता है। समता मूलक का मतलब समानता की स्थिति थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भेदभाव देखने को मिलता है। कैसे पता चलेगा? समाज में जैसे लोगों के घर को देखोगे, लोगों की कब्रों को देखोगे, तो पता चलेगा कि उन्हीं की अनुसार विद्वानों ने ये अनुमान लगाया, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि समता मूलक व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी इसमें क्या था? इसमें कुछ असमानता भी पाई जाती थी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, समता मूलक समाज थी, लेकिन कब्रों, आवासों से कुछ असमानता का पता चलता है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, समाज जो है, दूसरी विशेषता की बातचीत करें, समाज में मूलतः 4 वर्ग थे। 4 वर्ग, समाज में 4 वर्ग रहते थे, 4 वर्ग के लोग थे। कौन कौन? तो पहला वर्ग था भैया विद्वान का, विद्वान हर समाज में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लिखने पढ़ने के साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली हैं, हम पढ़ नहीं पाए, भाव चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक विधि का प्रयोग किया गया, उसकी बात अलग है, लेकिन विद्वान थे तभी तो लिखा पढ़ा गया। दूसरा, अब भाई समाज की रक्षा करने के लिए कुछ व्यक्ति होंगे जो योद्धा किस्म के, बॉडी बिल्डर टाइप के होंगे। तीसरी हम कहेंगे, तीसरा जो है हम कह देंगे कि भैया ये कामकार। अब कामकार में कौन आएगा? कामकार में लगभग लगभग सभी लोग आ जाएंगे, जैसे किसान है,
शिल्पी है, किसान है, शिल्पी है, ये सब किस में आ जाएंगे, ये सब आपके कामगार। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारी। 4 प्रकार के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे, 4 प्रकार के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते। ठीक, आगे बातचीत करें। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 नृजातीय तत्व भी पाए गए। 4 नृजातीय तत्व क्या क्या पाए गए जरा देखते हैं। 4 नृजातीय तत्व मतलब 4 प्रकार के जो हैं लोग पाए गए। तो अगला पॉइंट हम कहेंगे, अगला पॉइंट क्या है, 4 नृजातीय लोग, 4 प्रकार के लोग मिले। कौन कौन से, तो एक तो आप कह सकते हो भूमध्य सागरीय लोग भी यहां से मिले हैं, भूमध्य सागरीय लोग मिले हैं, इनकी संख्या सर्वाधिक है। भूमध्य सागरीय लोगों की संख्या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक है। दूसरा कौन है, मंगोलायड है। दूसरा कौन है, मंगोलायड। मंगोलायड के बारे में बातचीत करें, जो मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित की जो मूर्ति है, और जो कहां से मिली है, जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ये क्या है, ये देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका नेचर जो है मंगोलायड का मिलेगा। तीसरी की बातचीत करें, अगला जो है, अगला हम क्या कहेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बारे में बातचीत करें तो ये जो है, ये नर्तकी की मूर्ति, ये भी मोहनजोदाड़ो से जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है ना, उसका जो एक प्रकार से भाव भंगिमा, उसके शरीर की जो बनावट है वो कैसी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। और चौथे के बारे में बातचीत करें तो चौथा क्या है, चौथा जो है अल्पाइन प्रकार के लोग, अल्पाइन। तो ये हमारे क्या है, 4 नजातीय लोगों की हमको साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर 4 प्रकार के नजाती लोग रहते थे। तो समाज समतामूलक था, लेकिन कुछ असमता विषमता या असमानता पाई जाती थी, कब्रों और घरों को देखकर ऐसा लगता है। ठीक है, समाज में 4 प्रकार के लोग थे। पहला तो भाई विद्वान, योद्धा, तीसरा कामगर और चौथा व्यापारी। समाज में 4 प्रकार के नजातीय लोग रहते थे, मतलब 4 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के लोग। जैसे होता है कि समाज का निर्माण कैसे होता है, तो अलग अलग देशों के लोग आते। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग मिले हैं वो भूमध्य सागरीय प्रकार के मिले। भूमध्य सागरीय, मंगोलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और अल्पाइन, ये 4 प्रकार के लोग कहां से मिले, सिंधु घाटी सभ्यता से हमको प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बातचीत करें, अगला जो हम पढ़ेंगे, हम कहेंगे समाज जो है वो कैसा था, तो समाज है मात्र सत्तात्मक था। अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो हम कहेंगे समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। कैसे पता चला है, देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, समाज मात्र सत्तात्मक था क्योंकि सर्वाधिक जो मूर्तियां मिली हैं वो मिट्टी की मिली, और मिट्टी का मतलब सर्वाधिक जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई वो मात्र देवी की मिली हैं, मात्र देवी की मूर्तियां मिली। कैसे पुष्टि होती है, तो हम कहेंगे सर्वाधिक मूर्तियां मात्र देवी की प्राप्त हुई। मात्र देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। इसके साथ साथ बातचीत करें, समाज में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध थे। अगले पॉइंट की बातचीत करें तो कहेंगे समाज में मनोरंजन के साधन भी थे, मतलब मनोरंजन लोग करते थे। अब मनोरंजन के साधन क्या क्या थे, तो मनोरंजन में लोग क्या करते थे, मनोरंजन में लोग शिकार करते थे, शतरंज खेलते थे, इसके साथ साथ मछली पकड़ते थे। ये सब मनोरंजन के साधन थे, समझना, ये सब मनोरंजन के साधन थे। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, पासे का खेल भी खेलते थे। कौन सा खेल, पासे का खेल भी खेलते थे। तो ये क्या है, समाज में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ठीक, अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें, अगला पॉइंट हम बातचीत करेंगे कि भैया हड़प्पाई लोग जो है वो सौंदर्य प्रसाधन एवं आभूषणों में भी विशेष रुचि रखते थे। हड़प्पाई लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सौंदर्य प्रसाधन एवं आभूषणों में विशेष रुचि रखते थे। मतलब यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से ये भी प्राप्त हुए हैं, विशेष रुचि रखते। यहां पर लाली सिंदूर यानी कि लिपस्टिक और सिंदूर,
लिपस्टिक और सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, गहने मिले हैं, और क्या मिला है, गहने भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि सौंदर्य प्रसाधन में भी, सौंदर्य सामग्री में भी इनकी रुचि विशेष थी, सौंदर्य प्रसाधन में भी इनकी विशेष रुचि होती थी। ठीक है, अगली बातचीत करें, हड़प्पाई लोग जो हैं वो अगर हम आपसे बातचीत करें, मुख्यतः सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हड़प्पाई जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कौन कौन से वस्त्र? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का, इन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये प्रमुखता से प्रयोग होने वाले वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक, अगली बातचीत करें, अगला अगर देखोगे, समाज में 3 प्रकार का समाधान था। समाज में कितने प्रकार का समाधान था? समाज में 3 प्रकार का समाधान था। समाधान का मतलब अंतिम संस्कार करने की विधि। 3 प्रकार का समाधान कौन? पहले तो आप कह दो हिंदू संस्कार के अनुसार क्या करना? जला देना। अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार कर देना, अंतिम संस्कार कर देना, ये हमारी हिंदू परंपरा में। दूसरा दफनाना, दूसरा दफनाना, ये मुस्लिम परंपरा में था। तीसरे के बारे में बातचीत करें तो तीसरा जो है वो पारसी समुदाय के अनुसार, पहले बॉडी को क्या करना? बॉडी को खुले में छोड़ देना, ताकि वो जो गिद्ध हैं और पशु पक्षी हैं वो शरीर को यूज कर सके, उनके काम भी आ जाए। और बाद में जो अवशेष हैं उनको क्या करना? उनको दफना देना। मतलब अगर हम कहें आंशिक समाधान प्रणाली, आंशिक समाधान प्रणाली, आंशिक समाधान प्रणाली। अब यहां पर ध्यान समझिए, ये 3 मुख्य थी, लेकिन हड़प्पा में उत्खनन से हमको एक ताबूत भी मिला है। हड़प्पा का उत्खनन जब किया गया है, अभी हो रहा है, हड़प्पा से हमें एक ताबूत भी मिला है। अब एक ताबूत का मतलब क्या है? ताबूत ईसाइयों में यूज किया जाता है। उसमें बॉडी को क्या किया जाता है? एक लकड़ी के डिब्बे में पैक कर दिया जाता है और फिर उसको दफना दिया जाता है। तो ये भी मिला है। तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें बॉडी ही रखी जाती थी या कुछ और, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की, ये भी दफनाने की ही प्रक्रिया में आएगा। जैसे ताबूत की बातचीत करें तो ये ताबूत किस में आएगा? दफनाने में आ जाएगा। तो ये वाला हिंदू परंपरा में अपनाया जाता है आज भी, ये मुस्लिम परंपरा में आज भी, और अगला जो है वो पारसी समुदाय में, ये वाला पारसी समुदाय में आज भी समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ताबूत वाले की बातचीत करें तो ताबूत का काम कहाँ, किसमें? ईसाई धर्म में किया जाता है। ठीक है, अगर हम आपसे बातचीत करें, हड़प्पाई समाज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज कैसा था? शाकाहारी भी था, और शाकाहारी के साथ साथ क्या कहेंगे? मांसाहारी भी था। मतलब शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रयोग करता था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोसाइटी है। ठीक है, और अगर हम आपसे बातचीत करें, ध्यान सुनिएगा, एक यहीं पर बातचीत करें, हमने कल की भी क्लास में बताया था, यहां पर हमारे यहाँ पर कुछ लोकेशंस मिली हैं, जैसे कालीबंगा और लोथल, वहां पर युगल समाधि की व्यवस्था की गई। युगल समाधि का मतलब हस्बैंड और वाइफ को शायद एक साथ दफनाया गया, और हस्बैंड और वाइफ को अगर एक साथ दफनाया जा रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं सती की ओर इंडिकेट कर रही। तो पुरातात्विक साक्ष्य तो शो कर रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य दिखा रहे हैं कि ये क्या सिस्टम है, ये सती का है। तो लोथल और कहां से? कालीबंगा से। एक पॉइंट लिख लीजिए, लोथल और कालीबंगा से, लोथल और कालीबंगा से, कालीबंगा से युगल समाधि प्राप्त हुई। और ये भी कह सकते हो ये युगल समाधि किसको? सती प्रथा को, सती प्रथा के बारे में हमको क्या करती है? इंडिकेट करती है, सती प्रथा को इंडिकेट करती है। ठीक, युगल समाधि प्राप्त हुई है तो ये सती प्रथा को क्या करेगी? इंडिकेट करेगी। समझे? आगे बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में, अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापारिक थी। सिंधु सभ्यता व्यापारिक थी। अब व्यापारिक कैसे थे? व्यापार बेस पर थी। मतलब जब कृषि में अधिशेष उत्पन्न होगा तभी आप व्यापार की ओर अग्रसर होगे। कृषि में अधिशेष की वजह से जब कृषि उत्पादन आपका बढ़ेगा तो आप किस में मूव करोगे? तभी तो आप व्यापार में तरफ मूव करोगे। तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार वाणिज्य मतलब व्यापारिक सभ्यता के रूप में भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो। ठीक है,
यहां पर अगर हम कृषि के बारे में बातचीत करें तो 33 से अधिक फसलों के उत्पादन के साक्ष्य मिले। 33 से अधिक फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, सरसों, इस तरीके की फसलें प्रमुख थी। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो देखोगे खेत की जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हल का प्रयोग करते थे। अब लकड़ी के हल के साथ दो जगह, जैसे आप देखोगे कालीबंगा से हमको क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। हमने कल की भी क्लास में बताया था, कालीबंगा से क्या मिला? जुता हुआ खेत के साक्ष्य, जुता हुआ खेत का साक्ष्य। और दूसरा बनावली, बनावली से हमको क्या मिला है? तो बनावली से हमको एक क्या मिला है? लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। मतलब अगर हम आपसे क्या कहें तो हम कहेंगे मिट्टी का हल, मतलब मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ हल। मिट्टी का हल भी हमको प्राप्त हुआ। कहां से? बनावली से। तो जुता हुआ खेत का साक्ष्य और मिट्टी का हल, जो इंडिकेट करता है किसका? लकड़ी के बने हुए हलों का प्रयोग होता था खेतों की जुताई में। ठीक, अगली बातचीत करें सिंचाई। सिंचाई के बारे में बातचीत करें तो सिंचाई के दो साधन थे, एक तो नेचुरल वर्षा और दूसरा कृत्रिम। दूसरा क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम में अगर हम आपसे बातचीत करें तो कृत्रिम में दो साक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक क्या? एक हम कहेंगे सोरतुघई, एक लोकेशन है सोरतघई, और सोरतघई में आप देखोगे नहर मिला है, नहर के साक्ष्य मिले। तो मतलब नहर का काम किस में करोगे? सिंचाई में करोगे। और दूसरा अगर हम आपसे बातचीत करें, धौलावीरा में जलकुंभ की प्राप्ति हुई। धौलावीरा में क्या मिला है? धौलावीरा में जलकुंभ की प्राप्ति हुई है। धौलावीरा से हमको जल कुंभ की प्राप्ति हुई है। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा दूसरा एविडेंस है कि भैया सिंचाई में हम क्या इस्तेमाल करते थे? तो सिंचाई में वर्षा, पानी बरस गया, खेत को सींच दिया। दूसरा नहर और जल कुंभ के माध्यम से हम सिंचाई करते थे। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बातचीत करें, पशुपालन भी यहां पर किया जाता था। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। पशुपालन में अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे विभिन्न प्रकार के जानवरों को पाला जाता था। जैसे हमको एक योगी की मूर्ति मिली, शंकर भगवान की, कहते हैं प्रोटो शिवा है, मतलब शंकर भगवान के जो पूर्वज हैं वो, उनकी एक हमको मूर्ति मिली है। उस मूर्ति के चारों ओर जानवर देखे को मिले। जानवरों में अगर हम आपसे बातचीत करें तो जैसे आप देखोगे तो बाघ मिला है, हाथी मिला है, हाथी के साथ साथ गेंडा मिला है, बैल मिला है, इसके साथ साथ हिरन भी मिले, घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं, ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, समझे, बकरी वगैरह। तो ये सारे हमको क्या मिले हैं? ये इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन से भी परिचित थे, या हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन। और हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हम कहेंगे भैया सुरकोटदा से हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। किसकी? घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले। पहले हमको लगता था ये जो घोड़ा था ये हम लोगों का जानवर नहीं था, ये वैदिक लोगों के द्वारा भारत में लाया गया, मतलब वैदिक आर्यों के द्वारा। लेकिन जब सुरकोटदा में साक्ष्य मिले तो ये संभव हो पाया कि नहीं, ये हमारे यहाँ पहले से उपस्थित था। ठीक है, आगे बातचीत करें। अब हम धर्म की बातचीत करने चल रहे, धर्म, सिंधु धर्म के बारे में। सिंधु धर्म के बारे में देखो, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पहली सी मैं बता दे रहा हूं, मंदिर मस्जिद के साक्ष्य नहीं मिले। अब इसमें से बहुत सारे लोग कहेंगे सर इस्लाम धर्म का उदय तो बहुत बाद में हुआ है ना? बिल्कुल से, लेकिन मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिले। धर्म का स्वरूप आंतरिक था। सिंधु सभ्यता में धर्म का स्वरूप कैसा था? आंतरिक था। आंतरिक का मतलब लोग अपने अनुसार धर्म को मानते थे, आंतरिक था। आप यहां पर देखोगे लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, पशुओं की, पशुओं में विशेष एक कुबड़ वाला बैल,
कुबड़ वाला बैल, और दूसरा एक श्रृंगी जानवर, एक श्रृंगी जानवर, इसकी पूजा की जाती थी। वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। कुछ ऐसे पर्व होते थे जिसमें सामूहिक स्नान की व्यवस्था होती थी। सामूहिक स्नान, जैसे हम लोगों के यहाँ आपको पता है महाकुंभ हुआ, तो ये क्या कहेगा, महाकुंभ एक हमारा धार्मिक ही प्रतिष्ठा ही तो है, धार्मिक परंपरा ही तो है, जिसको हमने क्या किया, स्नान के माध्यम से पूरा किया है ना। इसी तरीके से बातचीत करें, यहीं पर आप देखोगे तो पत्थर के लिंग एवं योनि के भी साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के लिंग एवं योनि के साक्ष्य मिले। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, भूत प्रेत संबंधी विचार भी ये मानते थे। और भूत प्रेत के संबंध में क्या साक्ष्य मिले हैं, तो लोग ताबीज के साक्ष्य मिले हैं, मतलब लोग ताबीज धारण करते थे, ताबीज भी मिला है, ताबीज के साक्ष्य मिले। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, सर्प की पूजा की जाती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, है ना, पशु पूजा की जाती थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ बातचीत करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम कहेंगे भैया धातु की मूर्तियां भी यहां से मिली हैं, धातु की मूर्तियां मिली हैं। धातु की मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध फेमस मूर्ति है कांस की मूर्ति, कांस की नर्तकी की मूर्ति। और ये नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, तो नर्तकी की मूर्ति हमको मिली है मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति जो मिली, हमने इसके बारे में पहले भी बताया। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, एक हमको पत्थर की यानी कि पाषाण की मूर्तियां भी मिली है, पाषाण की मूर्ति। पाषाण की मूर्ति में बातचीत करें, एक योगी की हमको इसमें मूर्ति प्राप्त हुई, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई, योगी की मूर्ति, ये तिपतिया साल ओढ़े हुए, आधी आंखें बंद आधी खुली हुई, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए मिलते, ये हमको पाषाण की मूर्ति मिली। ये भी कहां से मिली है, तो हम कहेंगे ये भी हमारी मोहनजोदड़ो से ही हमको प्राप्त हुई। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, हड़प्पा से हमको दो सिरविहीन मूर्तियां भी मिली, हड़प्पा से हमें, या हड़प्पा से दो सिरविहीन मूर्तियां भी मिली हैं। अब ये दो सिरविहीन मूर्तियां मैंने आपको बताया था कौन कौन सी, एक लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, जो धड़, जिसमें केवल धड़ है, सिर नहीं है, सिर विहीन का मतलब केवल धड़, एक लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थी, और दूसरा किससे निर्मित थी, काले स्लेटी पत्थर से निर्मित। तो ये हमारा सेशन था, इसमें थोड़ा सा पतन बता देते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में विचार है, जैसे कुछ लोग कहते हैं बाढ़ से हुआ, कुछ लोग कहते हैं सूखे से हुआ, कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन से हुआ, जैसे वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, ठीक, जलवायु परिवर्तन, ये सर्वाधिक परिवर्तन, सर्वाधिक मान्य मत यही। अगला ये कह सकते हैं कि भैया क्या, पारिस्थितिकी असंतुलन से, पारिस्थितिकी असंतुलन से। कुछ कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कहते हैं भैया आर्यों के आक्रमण से, आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ये इसमें से सर्वाधिक जो फेमस विचार है जलवायु परिवर्तन का है, जलवायु परिवर्तन का विचार ये पुष्ट करता है कि ये संभव है, क्या है, ये संभव है कि भैया जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही सिंधु सभ्यता का पतन हो। ठीक है, तो बाढ़ के संबंध में अगर हम आपसे बातचीत करें, एसआर राव तथा मार्शल ने इसकी पुष्टि की है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। दूसरा सूखा, सूखा की बातचीत डीआर साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया है। तीसरे की बातचीत करें जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिकी, अगर हम असंतुलन की बातचीत करें तो फेयर सर्विस ने क्या कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है वो पारिस्थितिकी असंतुलन से हुआ। और सूखे के बारे में बातचीत करें, अमलानंद घोष साहब ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो सूखे के कारण हुआ है। ठीक है, और आर्यों का समर्थन किसने किया, आर्यों का आक्रमण, तो गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगट ने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन किससे हुआ है, तो आर्यों के अटैक के कारण हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा सेशन हमने इसको लेंदी कर दिया, लेकिन फैक्ट एक भी नहीं छूटे हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो चाहे यूपी SSC पेट का, चाहे आरओ का एग्जाम हो, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, सबको नमस्कार। सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, पूरा देखते रहिए, कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक क्या चाहिए। धन्यवाद।